नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन लास्ट क्लास के अंदर बातचीत कर रहे थे एनसीईआरटी के आपके भाषा और व्याकरण की, जिसके अंदर अपन ने एक क्लास देखी थी और आज वापस उसे आगे बातचीत करने वाले हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था सबसे पहले कि किस तरीके से अपनी जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और उसका मतलब प्रकट करना होता है। अपन एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं ताकि रिविजन की हुई चीज़ें अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेव रहती है। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। और हमारे भारत की जो राजभाषा वो हिंदी है। ठीक है। उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें और आपको चर्चा करके बताई थी कि हिंदी भाषा जो आपका व्याकरण है इसके अंदर तीन मुख्य तत्व है। उसके अंदर वर्ण, शब्द और वाक्य जो महत्वपूर्ण रहते हैं। और हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। और हिंदी में 44 वर्ण है और 44 वर्ण में से इनको दो भागों में बांटा जाता है, स्वर के रूप में और व्यंजन के रूप में। और अपने स्वर की बात की थी जिसके अंदर वे ध्वनियाँ जो अपने किसी अन्य वर्ण की सहायता से या अन्य किसी ध्वनि की सहायता से उच्चारित नहीं होती, वो आपकी स्वर ध्वनियाँ होती हैं। और स्वर 11 है जो इस प्रकार थे और दो भागों में बांटे गए थे, ह्रस्व और दीर्घ के अंदर। ठीक है। जिनमें कम समय लगता था उसे अपने ह्रस्व की संज्ञा दी थी और जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे अपने दीर्घ की संज्ञा दी थी। और दीर्घ को ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है। और ये आपके टोटल 7 स्वर थे और ये जो आपके टोटल थे वो 4 थे। ठीक है। फिर अपन ने इनकी मात्रा देखी थी और अ का अपन ने देखा था कि एक प्रकार का उदासीन स्वर है। फिर अपन ने व्यंजन की बातचीत की थी और व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और फिर मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि क के अंदर किस तरीके की ध्वनि छुपी हुई है और ये एक प्रकार से व्यंजन है। ठीक है। फिर अपन ने व्यंजन को 5 भागों में विभाजित करते हुए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की बातचीत की थी। और देखा था कि हिंदी के अंदर शुद्ध अक्षर कौन कौन से हैं और किससे वो निर्मित होते हैं। तो क्ष जो है आपका क और स से बना है, त्र जो है आपका त और र से बना है, और ज्ञ जो है वो आपका ज और ण से बना। फिर अपन ने देखा था हिंदी व्याकरण के अंदर आपके 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के 44 वर्ण बनाते हैं और इसके अलावा 3 शुक्ताक्षर भी हैं। फिर अपन ने आपके इन सब का उच्चारण स्थान देख लिया था। अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु, जिसका अपन कंठे कहते हैं। ई और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान य के साथ में जो था वो तालव्य था। फिर रे और ट वर्ग के साथ में र और स का मूर्धन्य था। ल और तय का आपका दंत्य है। और इस प्रकार ये सारे अपन ने देखे। ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा करके एंड किया था और मैंने कहा था अपन आगे की चर्चा है वो बाद की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के जो 8 भाग है उनकी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 8 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मैंने यहाँ से पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, ये स्पर्शी भी पढ़ा दिए थे मैंने, संघर्षी भी पढ़ा दिए थे, स्पर्श संघर्षी पढ़ा दिया था। ओके, नासिकी भी पढ़ा दिया था। और पार्श्विक ल, प्रकंपित, ये आपका र, उच्चित और अड ढ की ध्वनियां पढ़ी थी अपने। और आगे हाँ यहाँ से देखना था। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष में विभाजित किया जाता है। तो अभी तक तो अपन ने भाई पार्श्विक और ये चीजें देखी थी, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो अपने 44 वर्ण है इनको अपन विभाजित करते हैं घोष और अघोष में। किसके आधार पर करते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात करें घोष की, तो घोष क्या होता है, देखो घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। ये जो घोष है इसका मतलब होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न होती हो, स्वर तंत्र में कंपन, यानी स्वर तंत्र में आपको लगता है कि गूंज उत्पन्न हो रही है, उसे कहा जाता है घोष वर्ण। ठीक है। जैसे इसके अंदर बात करें क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, कौन से अंतिम 3 वर्ण, ग, घ और ण, ज, झ और ण। जैसे मैं आपके यहाँ पे एक वर्ग लिख देता हूँ, क, ख, ग, घ और ण। ठीक है। ये आपके 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 और 5 होते हैं अंतिम 3 वर्ण, यानी ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अंतिम 3 वर्ण कौन से हुए, अंतिम 3 वर्ण आपके कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा। तो घोष क्या होते हैं, जो आपका घोष होता है प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण।
तीन वर्ण, अंतिम तीन वर्ण जिसके अंदर घ, जैसे भाई आप क वर्ग का देखो देखो ग, घ और ण, और जय का देखोगे तो दिख रहा है ना आपके क्या हो गया अंतिम तीन वर्ण। सॉरी च वर्ग का देखोगे तो क्या हो जाएगा जय, झ और ण। तो ये चीज क्या कह रहा है कि घोष वे होते हैं जिनके उच्चारण में आपको कंपन लगती हो या फिर नाद या गूंज होता हो। तो उसके अंदर अपन कौन से देखेंगे, प्रत्येक वर्ण के अंतिम तीन वर्ण उसके साथ में य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष होते हैं और इनकी कुल संख्या जो होती है वो 30 होती है। थोड़ा इधर साइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बिल्कुल मैं साइड में इसके लिए जगह कर लेता हूँ। ओके। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं आपके घोष वर्ण की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण का मतलब क्या होता है, घोष वर्ण का मतलब होता है गुंजन, यानी जिनके उत्पन्न करने में गूंज प्राप्त होती हो या आपको लगता है कि इसके अंदर गूंज उत्पन्न होती हो, ठीक है ना। उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके घोष वर्ण होंगे कौन से, तो इसने कहा है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, दो को निकाल दो। जैसे आपके पांच वर्ग है क, च, ट, त, प। अब इनके तीन तीन वर्ण, तीन भी इसके अंतिम, तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके, तीन इनके, तो कितने हो गए 15 वर्ण, ठीक है। उसके बाद में य, र, ल, व, ह, ठीक है ना। ये कितने, एक दो तीन चार पांच, कितने हो गए आपके, हो गए 20 वर्ण। और सभी घोष वर्ण है और इनकी संख्या 30 है। और आपके स्वर कितने हो गए, 11 स्वर है ना। तो फिर ये 31 क्यों, 30 ही क्यों बता रहा है, इसके अंदर कहाँ क्या दिक्कत हो गई भाई। हाँ, सभी स्वर घोष होते हैं, एक दो तीन चार पांच, क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम तीन वर्ण, 15 15 और दो दो चार पांच 20, 20 और पांच और 30। शायद इसने री को शामिल नहीं किया होगा, अब बना के देख लेंगे क्या चीज आती है। देखो तो ये आपके घोष वर्ण है, इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष में शामिल होते हैं और इनकी जो संख्या है वो आपकी 30 है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके प्रत्येक वर्ण है इसका 30, तीन अंतिम जो वर्ण होंगे वो आपकी घोष में शामिल होंगे। और ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, तो आप चीजें ध्यान रखना। आपको ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण है, तो उसके अंदर ये जो आपके पांच वर्ग है इनके दे देगा तीसरे में अंतिम तीन में से कोई वर्ण और कुछ आपके स्वर दे देगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि स्वर भी आपके घोष में शामिल होंगे और प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन अक्षर है वो भी इसमें शामिल होंगे और साथ में आपका य, र, ल, व और ह भी इसके अतिरिक्त आने वाला है। उसके बाद में बात करें इन अघोष की, तो अघोष क्या होता है, देखो इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता, कोई गूंज नहीं होती है, उसका विपरीत है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और सभी वर्गों के पहले दो वर्ण, यानी पहले दो वर्ण क, ख, जैसे च, छ, ये च, छ, ठीक है ना, आदि सभी वर्ण घोष है और इनकी संख्या है वो 13 है। तो आपके कौन कौन से पांच वर्ण है, तो पांच के आपके हो गए 10 और तीन ये प्लस तीन, तो इनकी संख्या हो गई 13। तो इसके अंदर आपको ये स और ये स और ये स याद रखना है, ठीक है ना। तो आपके स तो आ गए इसके अंदर और वो य, र, ल, व, ह वो चले गए उसके अंदर, ठीक है ना, अघोष के अंदर, सॉरी इस घोष के अंदर। तो इसके अंदर तो आपको प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण याद रखने हैं, तो आपके वो हो गए 10 और तीन आपको ये याद रखने हैं स। ये मिलकर के आपके जिसका निर्माण करते हैं वो आपका अघोष है और इनके अंदर संख्या 13 है। उसके बाद में ये है श्वास वायु के आधार पर, और ये जो थे वो किसके आधार पर है, ये थे स्वर तंत्रियों के आधार पर, दो थे घोष और अघोष। और ये जो है श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार है, कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि का पहला, तीसरा और पांचवा, क वर्ग, च वर्ग और जितने भी आपके वर्ग है इन वर्गों का
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो आपका अल्प प्राण होगा। ठीक है, और उसके बाद में क ख गड़ ये इसके अंदर दे रखा है, और उसके बाद में य र ल व। ठीक है, य र ल व जो इसके साथ में शामिल होंगे, किसके साथ में होंगे, य र ल और व आपके इसके अंदर शामिल होंगे, और प्लस आपके क्या शामिल होंगे इसके अंदर, स्वर शामिल होंगे, और ये सब मिलकर के जिसका निर्माण करेंगे वो आपका हो जाएगा अल्प प्राण। किसकी चीज बात कर रहा हूं मैं, अल्प प्राण की बात कर रहा हूं। श्वास वायु के आधार पर इसका कम मुख खुलता है या कम बाहर निकलता है। इसके अंदर आपके प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण, पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण के साथ साथ य र ल व, और साथ ही सभी स्वर जो है वो आपके अल्प प्राण हैं। और महाप्राण की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो अब इसका क्या बन जाएगा, तो इसके अंदर प्रत्येक वर्ग या वर्ग, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है ना, दूसरा चौथा वर्ण, और साथ में क्या आ जाएगा, श श और श, ये आपके तीनों स आ जाएगा और ह आ जाएगा। और अगर घोष और अघोष के अंदर ह की बात करें तो ह आपका घोष के अंदर शामिल था। वैसे एक बार इन चीजों को आप देख लोगे, जब मैं इसकी नेक्स्ट क्लास करूंगा ना तब आपका व्हाइट बोर्ड पे अच्छे अच्छे से लिखूंगा, ताकि आपकी सही तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो महाप्राण और अल्पप्राण ज्यादा कोई लफड़े वाली चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा और य र ल व और प्लस सभी स्वर। अल्प प्राण में, महाप्राण में क्या याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, सॉरी पहला और दूसरा नहीं, दूसरा और चौथा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा तो आपके अल्प प्राण। महाप्राण के अंदर दूसरा और चौथा वर्ण के साथ में आपके तीनों स के साथ में ह शामिल होगा और महाप्राण में जाएगा। उसके बाद में अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। जैसे ये आपकी अनुनासिक ध्वनियां हैं, ये सारी नाक से उच्चारित होती है, तो ध्यान रखना अनुनासिक ध्वनियां किससे उच्चारित होती है, तो आपके नाक से होती है। ठीक है ना, इसलिए इनको कहते हैं नासिक्य, नासिक्य। ठीक है, देवनागरी लिपि तथा वर्तनी का मानकीकरण क्या किस तरीके से है, तो देखो भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है, और इसकी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि मान्यता दी गई है। और देवनागरी लिपि के ये निर्धारित मानक रूप क्या है, तो किस तरीके से होगा, ये पूरी आपकी बारहखड़ी है। ठीक है ना, अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ठीक है, ये अनुनासिकता चिन्ह है, उसके बाद में ये आपके सारे के सारे व्यंजन, उसके बाद में ये आपके संयुक्ताक्षर, सॉरी संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक है ना, संयुक्ताक्षर तो यही थे आपके तीन। ठीक है, ये आपका हल चिन्ह होता है, हल चिन्ह जो होता है वो व्यंजन को अधूरा प्रतीत करता है, व्यंजन को अधूरा अधूरा दर्शाता है। ठीक है ना, व्यंजन को अधूरा दर्शाने के लिए व्यंजन हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ग्रहित स्वर का मतलब है बाहर से आए हुए स्वर, जैसे आपका आ हो गया, ख हो गया, ज और फ हो गया, टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना, और ख ज फ में फिर क्या, ये यहाँ इनकी बिंदी लगी होती है, ये ये वाली हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। अब ये संयुक्त वर्ण क्या होता है हिंदी आपके इसके अंदर, तो देखो खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर ही बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए। ये हिंदी का रूल्स है कि आपको कोई भी हिंदी का व्यंजन या वर्ण है उसको खड़ी वो मतलब संयुक्त व्यंजन बनाना है या संयुक्त वर्ण बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसकी खड़ी पाई को हटा दोगे। जैसे आपका खयाती, तो मैं आपको ऐसे लिखूं खयाती, हालांकि ये गलत है। अब मेरे को खयाती संयुक्त वर्ण बनाना है तो मैं इसकी क्या हटाऊंगा, खड़ी पाई हटाऊंगा, तो ये बन गया खयाती। ठीक है ना, उसके बाद में लग्न है, विघ्न है, कच्छा है, सज्जा है, नगण्य है, कुत्ता है, पथ्य है, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यश्मा, ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपकी जो चीजें हैं वो कैसी है, संयुक्त वर्ण वाली चीजें हैं। उसके बाद में विभक्ति चिन्ह की बात करें तो हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से प्रतिपदिक होते हैं, पृथक लिखे जाएं। जैसे राम ने राम को राम से, और स्त्री ने स्त्री को स्त्री से, ये सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं इस तरीके से। पहले वैसे इनका कोई इतना याद रखने वाली चीज है नहीं, बिल्कुल नॉर्मली है। और सर्वनाम शब्दों से ये चिन्हित प्रतिपादित के साथ प्रतिपादित के साथ मिलाकर लिखे जाएं। जैसे उसने, उसको, उससे। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्हों को उनमें पहला मिलाकर दूसरा पृथक लिखा जाए तो उसके लिए उसमें ये इस तरीके से। क्रियापद की बात करें तो क्रियापद में कैसे लिखी जाती है चीजें, जैसे
पढ़ा करता है, पढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला, इस तरीके से। और संयोजक चिन्ह में देख लो, ये थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था तो वो दिक्कत कर रहा है, ब्लर हो रहा है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, संयोजक चिन्ह देखो, संयोजक चिन्ह को हाइफन भी कहा जाता है। संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है। द्वंद्व समाज में पदों के बीच में संयोजक चिन्ह रखा जाए। द्वंद्व समाज जो होता है उसके अंदर आपके बीच में संयोजक चिन्ह रखे जाते हैं। जैसे देखो, दिन रात, ये संयोजक चिन्ह, दिन रात, देख रेख यानी दिन और रात, देख और रेख, चाल और चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती संवाद, शिव और पार्वती संवाद, खाना पीना, खेलना और कूदना, ये सा जैसा आदि शब्दों से पूर्व संयोजक चिन्ह भी रखा जाना चाहिए। जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से तीखे, ये इस तरीके से। तत्पुरुष समास में संयोग चिन्ह का प्रयोग वही किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो। हालांकि उसके बाद में तत्पुरुष समास में होता नहीं है। अन्यथा जैसे भू तत्व, पृथ्वी तत्व, ठीक है ना, संयोजक चिन्ह न लगाने पर भू तत्व बन जाता है और इसका अर्थ भूत होने का भाव लगाया जा सकता है। तो देखो, ये आपके तत्पुरुष समास में थोड़ा इसको ध्यान रखना है कि भाई भू तत्व के बीच में अगर लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है भू तत्व यानी पृथ्वी तत्व, ठीक है ना। और इसको डायरेक्ट संयोजक चिन्ह लगाए बिना लिख दिया जाता है तो इसका मतलब बन जाता है भूत होने का अभाव, ठीक है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए। जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्राम और वासी, आत्म और हत्या, ठीक है, अनख, बिना नख का, अनिति, नम्रता का अभाव, अप्रज, अपरस, ठीक है ना, जिससे किसी ने छुआ ना हो, आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए अथवा अनख, अनिति, अपरस शब्द बना जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अव्यय, जैसे अव्यय जो आपके तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक, ये जो पीछे शब्द लग रहे हैं इनको अव्यय बोला जाता है। हालांकि जब इसकी अपने एडिशनल नोट्स की बात करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अन्य नियम क्या क्या है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत या अध्वनि का प्रयोग किया जाता है उन्हें शुद्ध रूप में हिंदी का किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो देखो, अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र लगा दिया जाता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव, ये जो शब्द है वो आपके इससे मिले हैं और ये आपका एक तरह का ग्रहित, मैं कह सकता हूं ग्रहित स्वर है, ठीक है ना, विदेशी भाषा से प्राप्त किया गया है, ठीक है। आगे देखो, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द है जो दो रूप बराबर चलते हैं उनके, और द्वि समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। जैसे आप गर्दन ऐसे लिखेंगे तो भी राइट मानी जाएगी, इस तरीके से भी राइट। गर्मी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। बर्फ ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। सर्दी सर्दी, ठीक है, कुर्सी कुर्सी, भर्ती भर्ती, फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापिस वापस, आखिरी आखिर, ठीक है ना, बर्तन बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान। देखो कि छोटी और बड़ी ये दोनों दोनों चीजें जो प्रचलित है, ठीक है ना। आगे देखो, पूर्वकालिक प्रत्यय क्या होता है, कर क्रिया से मिलकर लिखा जाए। जैसे मिलाकर, खाकर, पढ़कर, सिरोरेखा का प्रयोग होता है। तो पूर्वकालिक प्रत्यय वो होता है जिसके अंदर कर का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण किए जाते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं। तो ध्यान रखना, अपना जो पूर्ण विराम है वो आपका अंग्रेजी में वैसा का वैसा प्रयुक्त नहीं होता। जैसे बाकी के जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं ये सारे के सारे अपने हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और पूर्ण विराम के लिए आपको हमारे हिंदी के अंदर ऐसे खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी के देखो, जैसे अंग्रेजी में अगर अपने ABC लिख रहे हैं या ABC छोटा बड़ा लिख रहे हैं तो इसके लिए अपने हिंदी में क ख ग का प्रयोग करते हैं, या फिर एब एस है अथवा इसका प्रयोग करते हैं, अथवा अ आ ई इस तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके का ऑप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे कि अंग्रेजी में ABC का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में क ख होगा या एब एस होगा या फिर अ आ ई होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और आवश्यकता अनुसार 1 2 3 की जगह अपन रोमन संख्या का भी प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में है हिंदी संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप। देखो, वैसे तो गिनती सबको आती है लेकिन कभी कभार अपनी भी बैंड बज जाती है गिनती के अंदर, तो ये थोड़ा मानक रूप दिया हुआ है। इन मानक रूप को अच्छे से देख लेना भाई, प्रिंट निकाल करके किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि लैंग्वेज है हिंदी, इसके अंदर आपको संख्या दे जाती है कि भाई 43 कैसे लिखते हैं। तो 47 43 अपने तो वैसे ही बन जाती है कि भाई 43 कैसे लिखेंगे, 45 कैसे लिखेंगे, या फिर 75 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर कोई भी संख्या दे दी, जैसे 99 है, 89 है, ठीक है ना, 71 है। तो ये सारी चीजें एक बार आपको देख, जैसे ये आपका 68 हो गया, 69 हो गया, 83 हो गया, चलो ठीक है, ये तो 81, 66 देखो इस तरीके से लिखते हैं, 51 है, ये सारी चीजें 59, ठीक है ना, 28 27, ये सारी चीजें एक बार आप देख लेना। और उसके बाद में आपके अभ्यास प्रश्न देखो, भाषा किसे कहते हैं,
ठीक है ना। भाषा आपके भाष धातु से बनी होती है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्रकट करना। तो ये प्रश्न जो है वो अपने आप से करो और अपने आप उसका आंसर दो, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। स्वर एवं व्यंजन में क्या अंतर है, बिल्कुल सारे के सारे अंतर आप अपने मन में स्पष्ट करो, अपनी कॉपी पे लिख के बताओ। लिपि से क्या तात्पर्य है, मतलब लिपि किसी भी भाषा की एक पहचान होती है, और भारत की सॉरी हिंदी की लिपि की बात करें तो देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिपि कौन सी है, तो आपकी देवनागरी लिपि है। और हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां हैं, तो आपकी 11 है। और हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन की बात करेंगे तो आपके सॉरी स्वरों की संख्या की बात करें तो आपके 11 है। ओके ओके, 11 है। और ध्वनियां तो 11 है आपके, और जो वर्ण है ना, वो आपके क्या कहला है, मात्राएं जो है ना वो आपके क्या बोलते हैं, 10 ही है। ठीक है ना। स्वर ध्वनियां है वो 11 है। ठीक है ना। हिंदी में कितनी व्यंजन ध्वनियां है, तो हिंदी में आपके कितने व्यंजन थे भाई, 33। 33 थे। ठीक है ना। ओके, ये अपनी पहली अध्याय की सारी चीजें कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी अगली क्लास में बातचीत। ठीक है, मिलेंगे आपके उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको चैनल के ऊपर ये चीजें अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।